जेके न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर एजुकेशन को लेकर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम आपको बता दें कि एजुकेशन की स्थिति वहां पर इतनी ख़राब है कि बच्चों को तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर स्कूल्स में जाना पड़ता है अगर उनको अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करनी है। तो ऐसे ही इलाके देसा की आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ से एक आए हुए सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम हितेश्वर ठाकुर है। तो हितेश्वर ठाकुर जी, आप मुझे बताइए, देसा एरिया जम्मू कश्मीर का सबसे पसमानदा एरिया है और अगर हम उसके पसमानदगी की बात करें तो डोडा से महज 35 किलोमीटर दूर ये एरिया है, मगर अभी तक उस एरिया में ना तो प्रॉपर वे में सड़क है, ना वहाँ पर बिजली है और स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से पूरा एरिया की बात मैं कर रहा हूँ और पूरा एरिया को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो किस तरीके से आप देसा को पब्लिक के सामने रखेंगे? जी धन्यवाद रंजीत जी, आपने एक अवसर दिया हमें। जैसा कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो एक बहुत ही दूर दराज और एक पहाड़ी इलाका माना जाता है जो कि बहुत ही नेगलेक्टेड पिछले 10 दशकों से वो नेगलेक्टेड है और पिछले 70 साल में कुछ जो अगर डेवलपमेंटल आप बात करें तो वैसा कुछ भी नहीं अभी तक वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप एजुकेशन की ही बात लें, एजुकेशन हमारे पास ना के बराबर है। जहाँ आज डिजिटल युग है और जेएंडके को डिजिटल की ओर लिया जा रहा है, वहाँ पे हम इस ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोड है और आज अगर डिजिटल की बात करें तो ना इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर का भी कोई साधन नहीं है। लेकिन ऐसे एरिया में हमने 2009 से लेके आज 2022 चल रहा है, वहाँ पे हमने एक डिजिटली युग को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा अपना योगदान रहा। तो हम चाहते हैं कि सरकार को ऐसा चाहिए, कोई ऐसे कदम लेने चाहिए कि ऐसे एरिया को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाने के लिए रोड कनेक्टिविटी जो एक मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसके साथ साथ अगर ऐसी जैसी सुविधाएं अगर लोगों को पहुंचाई जाती हैं तो ऐसा वो दिन दूर नहीं कि जब देसा एक अच्छे उस पर एक अच्छी जगह पे एक हो। तो क्या देखते हैं, अगर आप देसा की बात करें तो मैं स्कूलों की बात कर रहा था कि स्कूलों की इस समय जो स्थिति है वहाँ पर कैसी है? कहीं ना कहीं आपको अगर हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाना है तो आपको पता है कि वहाँ का रास्ता किस तरीके से पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए बच्चे जाते हैं और पूरा दिन उनको सिर्फ स्कूल जाना और आने में ही निकल जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सरकार को जहां देखना चाहिए कि ऐसे इलाके में जहां का एक टैलेंट, अभी आप देखें टैलेंट हंट की अगर आप बात करें तो जो खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा सरकार का एक सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए ऐसे जैसे एरियाज़ में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो युवा हैं, एक जो दूर दराज एरिया का युवा है उसको एक अच्छा अवसर मिल सके और इसके लिए एक क्वालिफाइड और एक अच्छे टीचर की एक ज़रूरत है वहाँ पे। और ऐसा जो लोकल लेवल पे जो है उनको वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो अगर देसा की बात करें, अगर उसके टेरेन की बात करें तो कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ सटा हुआ एरिया है, उसके अलावा किश्तवाड़ के साथ भी है, डोडा के साथ तो है ही। मगर अगर पॉलिटिकल लिहाज से बात करें तो डोडा को आपने कई सालों तक डोडा का जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बात करें और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वोट जो है देसा के लोग रामबन के लिए डालते थे। तो किस तरीके से देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका डोडा है मगर कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी रामबन है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पिछले 25-30 साल में जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पर हुई है वो एक बहुत बड़ा कदम देखती है कि जो डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा थी? देखिए, अगर जो आपने बात की कि हमारा एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पे लोगों को 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके एक रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था और अब जो है अब एक हमारे लिए एक मतलब एक खुशी का मौका देखने को मिल रहा है कि हमारे लोगों को एक जो डोडा के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ आप देखिए कि 2 डिस्ट्रिक्टों में बंटा हुआ था, 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों को क्रॉस करके हमें वोट हम डालते थे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और हमारा डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो था वो डोडा के साथ था। लेकिन अभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक अवसर मिला है कि लोगों को एक ऐसा चेहरा देखना चाहिए और आने वाले टाइम में कि देसा के लिए कौन अच्छा चेहरा हो सकता है, उनको ये चीज़ें आगे आके जो युवा को ये एक अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमें किस तरीके से
जो एक अच्छा एक देशा के लिए जो एक अच्छी जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाएगा, हमें वहाँ उसकी ओर देखना पड़ेगा। तो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं डिजिटली आप लोग जो हैं अब लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर सरकार आपको नदारत दिखती है, लोग अब आपस में मिलकर कहीं ना कहीं उस चीज़ को है बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरीके से डिजिटली आप लोग अब अपलिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि 2009 में एक स्कीम आई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। उसका एक मोटो था मेन कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसी थीम को आगे ले जाते हुए हमने रिसेंटली, मैं आपको बता दूं कि हमने 26 दिसंबर 2022 को जो एक नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका कि जो 25वीं सिल्वर जुबली जो मनाई गई, वो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ही स्टेट में वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में मनाई गई। और मुझे ये अवसर, मेरा एज ए नेशनल यूथ डेलीगेट और डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि मैं उस नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में मैंने पार्टिसिपेट किया। अगर आप नेशनल ई गवर्नेंस की बात करें तो 2009 में ये एक ऐसी कड़ी थी जिसको कि इन्होंने खिदमत सेंटर के नाम से जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया। और खिदमत सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर आने वाले टाइम में एक फ्यूचर इंक्यूबेशन सेंटर बन सकता है, जो कि हर 5 पंचायतों में एक सेंटर उपलब्ध किया गया था। हर एक एरिया में जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, लेकिन ये जो खिदमत सेंटर है, इन्होंने हर एक ऐसे एरिया में काम किया जहाँ पे इन चीज़ों का मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को तक पहुंचाई, वो सब ये खिदमत सेंटर के द्वारा पहुंचाई गई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 11 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके तरफ जो रुझान है और जो जम्मू कश्मीर बैंक का जो रुझान है, वो बहुत ही नेग्लेक्टेड है और नेग्लिजिबल है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर ने जिस तरीके से काम किया है, जो इनके जो ऑर्डर्स निकले हैं, जैसे कि एक सर्कुलर था 46 ITD, उसमें ये था कि इन सेंटर्स को अपलिफ्टमेंट, इनकी लिवलीहुड पे असर ना हो, उसको बचाने के लिए उन्होंने एक रेम्यूनरेशन रखा था, उसको कंटिन्यू किया जाए। और उसका मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक के जो हमारे MD हैं, CEO हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इनका जो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस का सर्कुलर है उसको लागू किया जाए, ताकि ये जो सेंटर है ये एक अच्छे तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल पाए। और आने वाले टाइम में जो जितनी भी सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे आप जन धन योजना की बात लें, 2014 में ये योजना लागू की गई और 2014 के बाद आयुष्मान भारत आया, और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आई उनको ग्राउंड लेवल पे गरीबों तक पहुंचाने के लिए यही खिदमत सेंटर्स हैं जिन्होंने एक रोल मॉडल का काम किया। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक इसके ऊपर ध्यान दे। और मैं अपने LG प्रशासन से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो युवाओं की एक पॉलिसी आप आने वाले टाइम में आप बोल रहे हैं कि हम युवाओं को एक अच्छा अवसर देंगे, तो ये जो खिदमत सेंटर से ये वही युवा हैं जिन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का सपना साकार करने के लिए सरकार की मदद की है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे जैसे नौजवानों को अवसर दें, ताकि ये आने वाले टाइम में ये एक रोल मॉडल बन के आएँ और एक अच्छा स्टार्टअप के तौर पर आगे जो स्टार्टअप की आप एक स्कीम चला रहे हैं, तो आने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल कायम हो ये। तो हितेश्वर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पसमानदा एरिया से आप आते हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर, तो क्या आप देखते हैं कि पिछले 30 साल में जो काम नहीं हो पाए हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं चेंजेस नज़र आ रही हैं, या आप अभी भी मायूस हैं? आपको लगता है कि जो काम होने चाहिए थे, जो स्पीड होनी चाहिए थी, वैसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो एरिया, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस एरिया से हम आते हैं, एक ऐसा एरिया है जो कि पिछले 70 सालों में जहाँ की अभी तक अंडर डेवलप्ड है। कोई डेवलपमेंटल सिनेरियो, इसका एक चेंज जो हम चाहते थे उस तरीके की चेंज नहीं आई है। लेकिन हमें एक आस, एक उमंग एक हमारे सामने है कि जब ये डोडा के साथ इस एरिया को जोड़ा गया, आने वाले टाइम में अब हम यही चाहेंगे सरकार से, हमें ये अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले टाइम में देशा एक अच्छे, जैसे कि बताते हैं कि देशा स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। अगर आप टूरिज़्म के हिसाब से लिया जाए तो देशा एक 1970 में, आपको एक सिंपल सी एक आपको मैं उदाहरण दूं, 1970s में एक नॉर्वे की एक कंपनी आई जिसने देशा का एक पूरा ओवरऑल देशा का एक सर्वे किया, जिसमें देशा, भद्रवाह और कश्मीर, जैसा आपने खुद बताया कि कश्मीर के साथ जुड़ता हुआ इलाका है, स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है इसकी खूबसूरती, लेकिन 3 एरियाज़ को इन्होंने सर्वे में लिया, देशा, भद्रवाह और कश्मीर, और देशा को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। तो इसी से आप देख सकते हैं कि 70 के दशक में
जहां नॉर्वे की टीम, जर्मनी से लोग आए, रशिया से लोग आए, जो उन्होंने मैपिंग की उस एरिया की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे पास डेवलपमेंट के हिसाब से जीरो के बराबर है। ना तो टूरिज्म का कोई साधन है, ना ही कोई ऐसा युवाओं के लिए कोई ऐसा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हमें एक लगे कि हमारे लिए एक अच्छी एक इस 21st सेंचुरी में भी अब अभी हम 19th पिछले की दौर में और चल रहे हैं। तो जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कमियां होती हैं तो हमारे अंदर भी होंगी कमियां, क्योंकि जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं या तो वो सही तरीके से अपने एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती हैं। क्या कमियां रह गई वहां पर जो लोग वहां से बाहर निकले, या कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर रहते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उस एरिया की जो है तरक्की हो सके? देखिए, कमी तो अगर हम देखा जाए तो कमी अपने आप में भी होती है, क्योंकि अगर किसी जगह का कोई अगर देखा जाए डेवलपमेंटल के हिसाब से, अगर एक दूसरे किसी हिसाब से अगर लिहाज से आप देखें तो अगर हमारा कोई अगर रिप्रेजेंटेशन होता, अगर हमारा कोई नुमाइंदा होता तो एक अच्छे से बात रख सकता था। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था कि जो लोग, क्योंकि सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ये रहा कि हमारे यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, तो मिलिटेंसी की वजह से भी हमारे लोगों ने माइग्रेंट होना शुरू कर दिया, और वहाँ से जो सबसे बड़ा मेन कारण था यही आतंकवाद था, और आतंकवाद की वजह से जो हमारे अच्छे अच्छे लोग थे वो वहाँ से माइग्रेंट होना शुरू कर दिया। तो अब जो वहाँ की हमारी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो नुमाइंदगी हमारी नहीं है, हमारी लीडरशिप, हमारा जो विजनरी लीडर होना चाहिए वहाँ का, वो चीज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें अभी उम्मीद जगी है कि आने वाले टाइम में हमारा एक अच्छा नुमाइंदा हो जो आगे जाके ये चीज़ रख सके सरकार के सामने कि हमारे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमारे क्या चीज़ें हैं और किस वजह से हम देशा को आगे ले जाएंगे। वो चीज़, वो कमी रही हमारे में, इसी वजह से हम लोग, मुझे लगता है कि हमारा एरिया ये मतलब हमारा एरिया अंडर डेवलप रहा। बहुत शुक्रिया। तो जेके न्यूज़ की हमेशा से ही कहीं ना कहीं जो है जेके न्यूज़ टुडे कोशिश करता है कि हम हर एरिया की बात करें, वहाँ से जो भी नुमाइंदे हम तक पहुँचते हैं हम उनकी बात सुनते हैं और उस एरिया को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो देशा से भी आज एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने वहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो हमारे साथ साझा की और उम्मीद भी रखी है कि सरकार उस पर ज़रूर संज्ञान लेगी और आने वाले दिनों में उस पर काम भी होगा और ताकि उस एरिया की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके। किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल इसी चैनल पर जेके न्यूज़ टुडे।